मम्मा, आप ये किस चीज़ का बीज लगा रही हैं? गुड़िया बेटी, ये पपीते का बीज है। अच्छा मम्मा, क्या इसमें पपीता भी आएगा? हाँ, ज़रूर आएंगे। हम इस बीज से उगने वाले पौधे का खूब ख्याल रखेंगे और फिर इस पेड़ पर पपीते आ जाएंगे। फिर मेरी बेटी जितने चाहे उतने पपीते खाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रानू चिड़िया अपने लगाए हुए पौधे का बहुत ख्याल रखती, लेकिन जंगल के कुछ पक्षियों से उसे तकलीफ होने लगी। क्या तुम भी रानो इस पौधे को पानी दे देकर हमारा पानी ज़ाया करती हो? पता नहीं ऐसे फालतू के काम करने में तुझे क्या मज़ा आता है। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, और पता नहीं इसे बड़ा होने में भी कितना समय लगेगा। पिंकी और गौरी, तुम दोनों को तो पता है मुझे पेड़ पौधे लगाना कितना पसंद है। ऐसे फजूल के काम भी बस तुम ही करती हो। चलो पिंकी, चले यहाँ से। वो दोनों सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनकी बातों का रानू चिड़िया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने पौधे का बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही ख्याल रखती थी। रानू चिड़िया हर रोज़ उस पौधे को पानी देती और फिर कुछ दिनों बाद वो पौधा एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, लेकिन उसमें अभी भी कोई फल नहीं लग रहा था। मम्मा, इस पेड़ पर तो कोई पपीता ही नहीं लग रहा। मैं तो खुद हैरान हूँ गुड़िया बेटी, अब तक तो इस पेड़ पर फल लग जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। गुड़िया बेटी, मैं दूसरे जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए ठंड के मौसम में घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आने में देर हो सकती है, इसलिए आप घर में चली जाओ और जब तक मैं ना आऊँ घर में ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं घर के दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लूँगी। गुड़िया वापस घर में चली जाती है और रानू चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानू चिड़िया को सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। रानू चिड़िया लकड़ियों की गठरी बनाती है और वापस आती है। कालू, ठंड की तैयारी करनी है या नहीं, या फिर ऐसे ही घर में पड़े रहना है? मैंने सुना है सूखी लकड़ियाँ बहुत दूर से मिलती हैं। अब इतनी दूर कौन जाए, हम दोनों यहीं कहीं से पेड़ काट कर लकड़ियाँ ले आएंगे। तभी गौरी के घर गौरी की माँ आ जाती है। गौरी बेटी, पीछे तो देखो कौन आया है। अरे माँ, आपने आज सरप्राइज ही दे दिया। अरे सासू माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या कहा तुमने कालू? वो मेरा मतलब आप कैसे आई हैं? खुशी के मारे क्यों आई निकल गया। कालू बेटा, तुम तो जानते हो हमारे जंगल में कितनी ठंड पड़ती है, और मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है, और अब इस बुढ़ापे में मुझसे मुरम्मत भी नहीं की जा रही थी, तो मैंने सोचा अपनी गौरी बेटी के पास चली जाती हूँ। बहुत अच्छा किया माँ जो आप यहाँ आ गई। वहाँ आपका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। मेरे कालू जी है ना, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्या मैं कहाँ फंस गया? अब इस गौरी के साथ इसकी माँ को भी झेलना पड़ेगा। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कालू और गौरी अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गौरी, ये पेड़ कुछ ठीक लग रहा है, मैं इसी से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी काट लो, गरम घर में मेरी माँ को अच्छे से नींद आएगी। वो दोनों पेड़ को काटने ही वाले थे कि तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अंधी हो क्या, दिख नहीं रहा पेड़ काट रहे हैं? लेकिन ये पेड़ क्यों काट रहे हो? हमने लकड़ियाँ जलानी है, और कुछ पूछना है? तो फिर आप दोनों दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए। मैं आप दोनों को ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? गौरी, अगर तुम ये पेड़ काटोगी तो इससे हमारे ही जंगल के पेड़ कम हो जाएंगे, इससे हमारा ही नुकसान होगा। और इस पेड़ पर तो गर्मियों के मौसम में फल लगते हैं, इसलिए यहाँ से पेड़ों को मत काटो। छोटी कमजोर चिड़िया, तुझे क्या लगा तेरा ये भाषण सुनकर हम पेड़ नहीं काटेंगे? मुझे पता है तुम दोनों ऐसे बात नहीं मानोगे,
मैं अभी अपने बाकी दोस्तों को बुलाती हूँ। अगर इस जंगल से एक भी पेड़ कटा तो हम सब तुम्हें लाठियों से मारेंगे। चल कालू, इस चिड़िया के बड़े पर निकल आए हैं, देख लेंगे हम तुझे चिड़िया। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात होते साथ ही जंगल में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में मज़े से बैठे थे, क्योंकि वो पहले ही जंगल के दूसरे किनारे से सूखी लकड़ियाँ ले आए थे। लेकिन कालू, गोरी और गोरी की माँ ठंड से कांप रहे थे। तुम दोनों तो आज लकड़ियाँ लेने भी गए थे, फिर खाली पंख क्यों आ गए? माँ, क्या बताएं, हमारे जंगल में एक चिड़िया है जो बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। ये ठंड तो हमें रातों रात मार देगी। मैं तो हूँ भी बूढ़ी जान। जाओ कालू बेटा, अब कहीं से लकड़ियाँ चुरा कर ही ले आओ। क्या चोरी करके लाऊं? ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी चोरी नहीं की। जाओ उस छोटी चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर लाओ, हम आराम से उसकी लकड़ियाँ जलाएंगे और वो ठंड से मर जाए। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया की तरफ जाता है। वो खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुसता है और सारी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ठंड के कारण रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया की आँख खुल जाती है। मम्मा, कुछ लकड़ियाँ जला ले, ठंड अब बढ़ गई है। मेरी बेटी, मैं अभी जलाती हूँ। लेकिन रानो चिड़िया देखती है कि लकड़ियाँ तो वहाँ थी ही नहीं। मैं तो इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आई थी, लेकिन सारी लकड़ियाँ कहाँ चली गईं? तभी रानो चिड़िया को बाहर से किसी की आवाज़ आती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, मैं हूँ तुम्हारा पपीते का पेड़। मैंने तुम्हारी परेशानी देख ली है। तुम्हारी सारी लकड़ियाँ वो कौवा उठा कर ले गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए अपने ऊपर एक पपीते का घर बना देता हूँ। फिर उस पेड़ से रोशनी निकलती है और उसके ऊपर एक पपीते का घर बन जाता है। रानो चिड़िया वो सब देखकर बहुत खुश होती है। तुम कितने अच्छे हो मेरे प्यारे पेड़। चिड़िया, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। आज तक मुझे किसी को भी काटने नहीं दिया। मेरे ऊपर फल ना लगने के बावजूद भी मुझे पानी दिया। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस पपीते के घर में चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत गर्म था। चिड़िया और उसकी बेटी मज़े से उस पपीते के घर में सो जाती हैं। उधर जब कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर जा रहा था तो वो बीच रास्ते में ठंड के कारण कांपने लगता है और सारी लकड़ियाँ नदी में गिरा देता है। कालू कौवा बारी बारी सब पक्षियों के घर लकड़ियाँ चोरी करने जाता है, लेकिन सभी पक्षियों ने ठंड के कारण अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद कर ली थीं। फिर कालू कौवा खाली हाथ ही वापस घर आ जाता है। कालू, तुम फिर खाली पंख लौट आए। गोरी, लकड़ियाँ तो मुझसे पानी में गिर गईं और मुझे कहीं और से लकड़ियाँ नहीं मिली। कालू, हमने बहुत गलत किया। हम दूसरे जंगल से जाकर भी सूखी लकड़ियाँ ला सकते थे। अब तो जैसे तैसे ये ठंडी रात कटे और हम सुबह लकड़ियाँ ले आए। कालू, गोरी और उसकी माँ ठंड में कांपते कांपते रात गुजारते हैं। लेकिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने पपीते के गर्म घर में आराम से सो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में ठंड का मौसम आने वाला था, लेकिन अभी तक जंगल में किसी भी पक्षी ने उसकी तैयारी नहीं की थी। सब पक्षी रोज की तरह अपना भोजन ढूंढने अपने अपने घरों से जा रहे थे। कालू कौवा अभी तक अपने घर में सोया हुआ था। कालू, उठो, देखो सारे पक्षी अपना अपना दाना लेने जा रहे हैं और एक तुम हो, आलसी कहीं के, अभी तक सोए हुए हो। उठो और मेरे लिए दाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू कौवा उठ जाता है। क्या है, सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हो?
जाओ जाकर भोजन लेकर आओ। तुम भी तो जा सकती हो भोजन लेने, तुम्हारे पंखों में कौन सा मेहंदी लगी है? क्या क्या कहा तुमने? गौरी कवि पास पड़ी लाठी उठाती है और जोर से कालू कवि के सर पर मारती है। हाय, मार दिया मुझे। सारी पत्नियां अपने पतियों की सेवा करती हैं और एक तुम हो, हर समय मुझे मारती डराती रहती हो। अगर अब मारा तो तुम्हारी शिकायत मैं चील रानी को लगा दूंगा। ये अपनी चोंच हिलाना बंद करो और घर से बाहर निकलो, दाना लेकर आओ। वो दोनों ऐसे आपस में लड़ रहे होते हैं कि चील रानी का संतरी जंगल में आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, सब पक्षियों सुनो। कौवों का घर पास था। वो दोनों जल्दी से अपने घर से बाहर जाते हैं। संतरी, क्या बात है, तुम हमें बताओ, बाकी पक्षी तो अपना भोजन लेने गए हुए हैं। संतरी कालू कौवे और गौरी कवि के पास रुकता है। अच्छा, मैं तुम दोनों को बता देता हूँ, तुम जाकर बाकी पक्षियों को ये बता देना। इस बार मौसम का हाल बताने वाले पक्षी ने बताया है कि जंगल में पहले से ज़्यादा ठंड पड़ेगी। शायद इस बार बर्फबारी भी हो, इसलिए पहले से सब पक्षी अपने घोंसलों को गर्म और मजबूत बना लें। अच्छा, ऐसा है? तुम जाओ संतरी, तुम्हें तो और भी काम होंगे, हम सब पक्षियों को बता देंगे। चील रानी का संतरी वापस चला जाता है। दोनों कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर में चले जाते हैं। गौरी के दिमाग में आइडिया आता है। अच्छा भला वो संतरी सबको मौसम का हाल बताने वाला था, तुमने उसे क्यों मना कर दिया? मैं तो नहीं जाऊंगा किसी के भी घर। पागल, चुप कर और मेरी बात सुन। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी। हम दोनों मिलकर इस बार कुछ अच्छे और गर्म घोंसले बनाएंगे। पक्षियों को तो नहीं पता होगा कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए वो तो अपने मामूल के घोंसले बनाएंगे। लेकिन जब सर्दी बढ़ जाएगी तो हम अपने बनाए हुए गर्म घोंसले किराए पर दे देंगे और बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह गौरी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। और मैं भी सोचूं, गौरी कब से इतनी अच्छी हो गई कि सब पक्षियों को सर्दी की खबर देकर समाज सेवा का काम करेगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ रहते रहते तुम भी अक्लमंद हो ही जाओगे। अच्छा, अब तुम जंगल जाओ, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और घास लाओ, और मैं एक बड़ा सा पेड़ देखती हूँ जिस पर हम अपना होटल बनाएंगे और पक्षियों को कमरे किराए पर देंगे। कालू कौवा और गौरी कवि अपने काम पर लग जाते हैं। गौरी एक बड़ा सा पेड़ ढूंढती है और कालू उस पेड़ पर गर्म घर बनाने लगता है। रानू चिड़िया, आज सूरज कहाँ से निकला है जो ये दोनों आलसी कौवे आज काम कर रहे हैं? अच्छी बात है, इन्होंने भी काम करना शुरू किया, वरना ऐसे ही सोए सोए पूरा दिन गुजार देते हैं। तोते भैया, एक जगह बैरी का पेड़ है, चलो वहाँ जाते हैं और मीठी मीठी बैरी खा कर आते हैं। सभी पक्षी अपने अपने मामूल के कामों में लगे हुए थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और फिर जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। किसी भी पक्षी ने अपने घरों को गर्म और पक्का नहीं किया था, इसलिए उनके लिए ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल था। जंगल में इतनी ठंड पड़ने वाली थी, लेकिन हमें तो चील रानी ने कुछ बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो अपने घोंसले गर्म बना लेते। अब हम ठंड का मौसम कैसे गुजारेंगे? मम्मा, ठंड लग रही है। मम्मा, मुझे भी ठंड लग रही है। माँ चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में परेशान बैठे थे। थोड़ी देर बाद गौरी अपने बनाए हुए घरों के पास खड़ी होती है और माइक पकड़कर ऊंची आवाज़ में बोलती है। गरम गरम घोंसले हमारे पास हैं, ठंड को रोकने वाले गरम घोंसले। आओ सब पक्षियों, हमारे गरम घोंसलों में आ जाओ और अपने आप को ठंड से बचाओ। पक्षी गौरी कवि की बात सुनकर उसके पास जाते हैं। गौरी, मुझे तुम्हारा एक घर चाहिए। अच्छा, एक घर के बदले एक पूरी अनाज की टोकरी देनी होगी। क्या, इतना महंगा घर? हाँ, दे सकती हो तो दो, वरना मरो जाकर ठंड में। अच्छा, दे रही हूँ। जो पक्षी अमीर थे
वो तो गोरी और कालू से घर ले लेते हैं, लेकिन रानू चिड़िया और तोते के पास इतना अनाज नहीं था। गौरी, हमें भी एक घर दे दो। निकालो एक टोकरी अनाज की। गौरी, ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर सारा अनाज तुम्हें दे दिया तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हाँ, तुम हमसे आधा अनाज ले लो और आधा हम रख लेते हैं। जब तक एक टोकरी अनाज की नहीं लाओगे, तुम दोनों को घर नहीं मिलेगा। गौरी, हम भी तो मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करते हैं, तो तुम भी एक बार हमारी मदद कर दो। मैं थोड़ी कहती हूँ कि मेरी मदद करो। मैं गोरी हूँ, गोरी। मैं किसी का एहसान याद नहीं रखती। चलो निकलते बनो अब यहाँ से, वरना तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करें रानो, हर पेड़ पर बर्फ है, सूखी लकड़ी मिलना भी मुश्किल है। अब गर्म घर कैसे बनाएं? तोते भैया, क्यों ना हम बर्फ का घर बर्फ का घर? क्या वो गर्म होगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बर्फ वाले जंगल के पशु पक्षी हैं वो ज़्यादातर बर्फ़ के घरों में ही रहते हैं। चलो बना कर देखते हैं, फिर ही पता चलेगा कि इग्लू का घर गर्म होता है या नहीं। फिर दोनों तोता और रानू चिड़िया उड़ते हैं और बर्फ इकट्ठी करते हैं और इग्लू का घर बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जो पक्षी गौरी के होटल में रह रहे थे, ठंड बढ़ने की वजह से उनके कमरों में ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई थी और घरों के ऊपर बर्फ गिरने की वजह से घर टूटने लग जाते हैं। पक्षी गुस्से में गौरी और कालू के पास जाते हैं और अपना अनाज वापस मांगते हैं। जाओ जाओ, हम किसी को अनाज वापस नहीं करेंगे। हमारे घर तो मजबूत है। जरूर तुम पक्षियों की गलती की वजह से ही टूटे हैं। पक्षी चील रानी के पास जाते हैं। अच्छा किया पक्षियों, जो तुम सबने आकर अपनी समस्या बताई। संतरी, तुम्हें तो मैंने मौसम का हाल बताने के लिए भेजा था, तुमने क्यों सबको नहीं बताया? चील रानी, मुझे कालू और गौरी ने कहा था कि वो सब पक्षियों को बता देंगे और मैं उनकी बात मानकर वापस आ गया। मतलब उन दोनों दुष्ट कौवों ने किसी को ये बात नहीं बताई और सब पक्षियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे उनका सारा भोजन छीन लिया। संतरियों, जाओ, जल्दी से जाओ और उन दुष्ट कौवों को पकड़ कर लाओ। फिर चील रानी के संतरी कालू और गौरी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। रानू चिड़िया चील रानी के पास जाती है। चील रानी, मैंने और तोते ने इस बार इग्लू का घर बनाया है जो अंदर से काफ़ी गर्म है। अगर बाकी पक्षी भी ऐसे ही घर बनाए तो इस बार की ठंड आराम से गुजर जाएगी। सब पक्षी रानू की बात मानकर इग्लू का घर बनाते हैं और अपनी सर्दियाँ उसी घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया अपनी खिड़की में बैठी सर्द हवा की आवाज़ सुन रही थी। वो बहुत परेशान थी। गुड़िया सोकर उठती है। वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है, मम्मा, क्या हुआ? आपको किस बात की चिंता है? गुड़िया बेटी, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। देखना, हमें पता भी नहीं चलेगा और बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। ना ही हमारे पास गर्म बिस्तर है और ना ही सर्द मौसम के गर्म कपड़े। मम्मा चिड़िया अपनी गुड़िया से ऐसे बातें कर रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। सामने तोता खड़ा था। तोता तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या बात है तोते भैया, क्या कोई लॉटरी निकल आई है जो इतने खुश दिखाई दे रहे हो? हाँ रानू बहन, बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मैं भला कैसे खुश हो सकती हूँ? मुझे तो सर्दियों की चिंता है। इस बार तो कोई गर्म चीज़ नहीं जो ठंड से बचाए। रानू, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता लगा है कि पहाड़ों के उस पार एक झरना है। वो झरना कोई आम झरना नहीं, बल्कि एक जादुई झरना है। उसे जो चीज़ भी मांगो वो झरना देगा। क्या आप सच कह रहे हैं तोते भैया? हाँ हाँ, एकदम सच। तुम मुझसे गर्म कपड़े मांग लेना, मुझे भी गर्म स्वेटर और टोपी चाहिए। और दाना भी ले लेंगे। सर्दियों में भोजन की कमी हो जाती है। पहले ही भोजन होगा तो परेशानी नहीं होगी। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं।
गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लेना। ठीक है मम्मा। मम्मा, आप जादुई झरने से मेरे लिए शॉल भी लेना, मुझे शॉलें बहुत पसंद है। ठीक है गुड़िया बेटी। मम्मा चिड़िया तोते के साथ घर से निकलती है। रास्ते में कालू कौवा और गौरी कौवी बैठे थे। वो दोनों तोते और चिड़िया को पहाड़ों की तरफ जाता देखते हैं तो उन्हें आवाज देते हैं। रानो, रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, मैं और तोता पहाड़ों की दूसरी तरफ झरना है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ पर एक जादुई झरना है। पक्षी उस झरने से जो भी चीज मांगे वो सब देगा। अच्छा, सोना चांदी, क्या वो ये भी देगा? हाँ शायद, लेकिन हम तो सर्दियों के गर्म कपड़े लेने जा रहे हैं। तुम दोनों भी अभी सर्दियों की तैयारी कर लो, वरना बाद में परेशान रहोगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हम दोनों तुम दोनों की तरह कमजोर थोड़ी हैं। मैं और गौरी ताकतवर हैं। ऐसी छोटी मोटी ठंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तुम दोनों की जो मर्जी। चलो चिड़िया रानी। तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। चलो कालूपति जी, चलकर देखते हैं क्या सच में कोई ऐसा झरना है भी। हाँ गौरी, अगर सच में कोई जादुई झरना हुआ तो मैं तो अपने लिए सोने की घड़ी लूंगा। और मैं सोने का हार। वो दोनों कौवे उड़ते हैं और रानो चिड़िया और तोते का पीछा करते करते उस झरने तक पहुंच जाते हैं। उस झरने के पास फूल ही फूल थे और ढेर सारी तितलियां उड़ रही थीं। तोते, क्या यही जादुई झरना है? तोते के कुछ कहने से पहले ही उस झरने से आवाज आती है। हाँ, मैं हूँ जादुई झरना। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन सोच समझ कर मांगना, और जो भी मांगना ठंड आने से पहले पहले ही मांगना। जादुई झरने, हमें सर्दियों के गरम कपड़े चाहिए। और मुझे एक गरम स्वेटर और टोपी। जादुई झरने के अंदर से रोशनी निकलती है और वो जादुई झरना तोते और रानो चिड़िया को गरम बिस्तर और गरम कपड़े दे देता है। जादुई झरने जी, हमें भोजन भी चाहिए। भोजन हमारे सर्दियों में बहुत काम आएगा। हाँ झरने जी, हमें इतना दाना दे दे जिससे हमारी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएं। जादुई झरने से फिर से रोशनी निकलती है और वो जादुई झरना दोनों चिड़िया और तोते को ढेर सारा भोजन दे देता है। रानो चिड़िया और तोता गरम कपड़े और भोजन उठाते हैं और अपने अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। चिड़िया और तोते के जाते ही कालू कौवा और गौरी कौवी जादुई झरने के पास आते हैं। जादुई झरने, तुमसे जो भी मांगो तुम दोगे? हाँ कौवो, मैं सब दूंगा। तो फिर जल्दी से मुझे एक सोने की घड़ी दो। और मुझे सोने का हार। मेरे पास बहुत सारे पक्षी आए, लेकिन पहली बार ऐसा कोई आया है जो चमकती चीज मांग रहा है। क्योंकि वो सब पक्षी तो पागल हैं। अगर हमारे पास मालो दौलत होगी तो हम सब खरीद सकते हैं। हाँ जादुई झरने, हम जब चाहें सोना बेचकर दाना लेंगे, इसलिए हमें तो चमकती चीजें ही चाहिए। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। फिर जादुई झरने से रोशनी निकलती है। गौरी कौवी के गले में सोने का चमचमाता हुआ हार डल जाता है और कालू के पंख पर सोने की घड़ी आ जाती है। देखो देखो गौरी, मेरी सोने की घड़ी। कालू जी, जरा इधर तो देखो, मेरे गले में सोने का हार। चलो अब इस झरने से कुछ और भी मांगते हैं। झरने, जल्दी से मुझे सोने की बालियां भी दो। और मुझे सोने की चेन। जादुई झरना गौरी और कालू को सोने की बालियां और चेन दे देता है। गौरी, अब क्या मांगे? बस हर पक्षी एक दिन में 2 चीज़ें ही मांग सकता है। अब कल आना और याद रखना, जो भी मांगना सर्दियों से पहले पहले ही मांगना। सर्दियाँ शुरू हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, समझ आ गई।
अब हम कल आएंगे तुम्हारे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कोई पक्षी उस जादुई झरने से अपने लिए गर्म कपड़े लेता या फिर सर्दियों के लिए भोजन लेता, लेकिन सिर्फ कौवे ही थे जिन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो हर रोज आकर सिर्फ सोने की चीजें ही लिया करते थे। देखते ही देखते जंगल का मौसम बदल जाता है और ठंड शुरू हो जाती है। गौरी, आज तो बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ कालू जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। जाओ तुम जाकर ये सोने की अंगूठी बेच आओ, इससे जो पैसे आएंगे हम दाना खरीद लेंगे। कालू कौवा सुनार के पास जाता है, लेकिन दुकान बंद थी। कालू कौवा सुनार को फोन करता है। सुनार, तुम कहाँ हो? हम तो अपना सोना बेचने आए थे, हमें पैसे चाहिए। कालू यार, इस बार तो अनाज की कमी है। अब तो अनाज भी सोने के दामों बिक रहा है। तुम मुझे अनाज देकर पैसे ले लो, लेकिन सोना लेकर तो मेरा नुकसान ही होगा, क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मैं उस सोने को रखकर क्या करूँगा? अगर भूख के कारण मैं मर गया तो? ये कैसी बातें कर रहे हो सुनार भैया? हमारा सोना क्या अब सस्ता हो गया है? हाँ, सोना सस्ता और अनाज महंगा। अगर चाहो तो मुझे दाने बेच दो। कालू कौवा फोन बंद करता है और भागा भागा जाकर गौरी को सारी बात बताता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा इतना सारा सोना बेकार चला गया, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं गौरी, लेकिन हमें भी जादुई झरने से दाना लेना चाहिए था। कालू जी, चलो उस जादुई झरने के पास जाते हैं। जब दोनों कौवे उस जादुई झरने के पास जाते हैं तो झरना तो बर्फ से जम चुका था। वो दोनों जादुई झरने को आवाजें देते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं आती। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। रात को तेज सर्द हवाएं चलती हैं। दोनों कौवे ठंड से कांप रहे थे। ना उनके पास गर्म कंबल था और ना ही खाने के लिए दाना। वो दोनों बहुत रोते हैं और पछताते हैं और ठंड से काम कर अपनी जान दे देते हैं। ऐसे कौवों के लालच ने उनकी जान ले ली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।